नमस्कार दोस्तों, महर्षि में गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आप लोग का अच्छा से चल रहा होगा। चलिए, इसका सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, कक्षा 10 का ये चैप्टर है। कक्षा 10 का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये कक्षा 10 का चैप्टर है। तो ये पहला कक्षा हो चुका है। यदि आप पहला कक्षा नहीं देखे हैं तो पहला कक्षा आप देख लीजिए। पहला कक्षा हो गया था, ये दूसरा कक्षा है, मतलब पार्ट 2 है। कक्षा कौन सा है? 10 है। ये पार्ट 1 हो चुका था, ये पार्ट 2 है। ठीक है, देखिए, मतलब अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। मतलब अवतल दर्पण द्वारा जो बीम के विभिन्न स्थिति का जो प्रतिबिंब बना है, तो वो प्रतिबिंब को दिखाया है। सबसे पहले बीम की स्थिति है, फिर प्रतिबिंब की स्थिति है, फिर बीम प्रतिबिंब के आकार है, और प्रतिबिंब की प्रकृति है। सारा एक एक करके सारा दे रखा है। देखिए, एक एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 तो है। छह तो यहाँ पर बीम का जो स्थिति है, हम लोग किरण आरेख भी खींचा हुआ है। पहला किरण आरेख यहाँ खींचे हैं, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। छह ठो किरण आरेख भी हम लोग खींच दिए हैं। देखिए, बोला है कि अनंत पर, कौन सी पर? बीम की स्थिति जो है अनंत पर रहे, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहे? फोकस जो है ना एफ पर बिंदु के साइज रहे, और प्रतिबिंब का आकार जो अत्यधिक छोटा रहेगा, और प्रतिबिंब का प्रकृति है वास्तविक और उल्टा रहेगा। वास्तविक और उल्टा। देखिए, जैसे यह दिखाने का प्रयास मैं आप लोग को करूंगा। देखिए, अनंत पर बीम की स्थिति कहां पे हो? अनंत पर हो। तो अनंत पर वस्तु रहे, तो देखिए यहाँ पर परावर्तित होके यहाँ हुआ ना, और फिर यहाँ पे परावर्तित होके यहाँ पर। तो यहाँ बोला कि उसका जो आकार बोला है, देखिए क्या बोला कि यह अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब का आकार क्या है? आकार यहाँ बना, देखिए एफ पर बना, तो बहुत छोटा बना है, बहुत छोटा। हाँ, यहीं पर बना है प्रतिबिंब, बहुत छोटा बना है। बोला है ना अत्यधिक छोटा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक है लेकिन उल्टा उल्टा बना है। चलिए, अब नंबर 2 में बोला सी पर। किस पर? बीम की स्थिति कहाँ हो? सी पर रहे। मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। नंबर 2 में सी पर रहे, पर बीम की प्रतिबिंब की स्थिति जो है ना, प्रतिबिंब की जो स्थिति है एफ तथा सी के बीच में बनेगा। एफ तथा सी के बीच प्रतिबिंब का जो आकार है समान साइज का रहेगा, प्रतिबिंब का जो आकार है छोटा रहेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या रहेगा? छोटा रहेगा। और प्रतिबिंब का प्रकृति क्या रहेगा? वास्तविक यहाँ उल्टा रहेगा। देखिए, वास्तविक, देखिए वस्तु यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे है ना, वस्तु यहाँ पे है, और प्रतिबिंब इस यहाँ पर बना बना ना, तो उल्टा बना वस्तु को। देखिए यहाँ पर बोला भी है कि वास्तविक छोटा रहेगा, तो यहाँ जितना बड़ा साइज वस्तु है उससे छोटा बना प्रतिबिंब बना, और वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। वास्तविक रहेगा लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या? उल्टा। देखिए उस साइड यहाँ पे है, तो इसका उल्टा बना बना या नहीं बना? तीसरा नंबर सी पर। बीम की स्थिति कहां पे हो? सी पर रहे, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगा? सी पर बनेगा। अब प्रतिबिंब का आकार जो है ना समान साइज का रहेगा, जितना बड़ा वस्तु बने रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का आकार रहेगा। प्रतिबिंब का जो प्रकृति है ना, वो प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा रहेगा। वास्तविक तो रहेगा लेकिन क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। वास्तविक रहेगा लेकिन देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये वस्तु है। देखिए उसका जो प्रतिबिंब बना है उल्टा बने ना, बना है ना, बना है। तो यहाँ उसका प्रतिबिंब क्या बना है? उल्टा बना है। क्या बना है? उल्टा बना है। चलिए, अब अगला नंबर है, तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा में क्या बोला? चौथा में बोला बीम की जो स्थिति रहेगा ना एफ पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? एफ जो पचमा है, चौथा नंबर दो 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 ठो दे दिया। देखिए 4 नंबर 4 नंबर, लेकिन ये 4 है, ये 5 है।
नोट करने यहाँ पर बनाने के लिए गलती हो गया, मिस्टेक हो गया होगा। 14 नंबर, सी तथा एफ के बीच में रहे। बीम कहाँ रहेगा? आपका वस्तु रहेगा सी और एफ के बीच में। मैं दिखाऊंगा, देखिए सी और एफ के। चौथा नंबर में देखिए, सी और एफ के बीच में वस्तु है नहीं है, बताइए। एफ है ना, ये भी यही वस्तु है। बोला सी और एफ के बीच में रहेगा, तो सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में रख दिए, तो सी और एफ के बीच में रख दिए। अब उसमें क्या क्या बना, देखिए सी और एफ के बीच में रखे तो उसका जो प्रतिबिंब का स्थिति जो रहेगा ना, सी से परे रहेगा। अब प्रतिबिंब का जो आकार रहेगा बड़ा रहेगा, और प्रतिबिंब का प्रकृति रहेगा वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। अब 5वां नंबर में एफ पर, तो उसका जो प्रतिबिंब का स्थिति रहेगा तो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब का जो आकार है उसका अत्यधिक बड़ा रहेगा। प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। और आगे छठा नंबर में बिंब का जो स्थिति रहेगा पी तथा एफ के बीच में, देखो पी तथा एफ के बीच में दिखाना चाहूंगा। पी तथा एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में वस्तु है कि नहीं है ना, है। अब यहाँ आगे क्या बोला, देखिए एफ दोनों के बीच में रहेगा। प्रतिबिंब का जो स्थिति रहेगा ना दर्पण के पीछे रहेगा, और प्रतिबिंब का जो आकार रहेगा विविधिक बड़ा रहेगा, और प्रतिबिंब का जो प्रकृति रहेगा आभासी तथा सीधा रहेगा। सारा 3 नंबर ये है, चौथा नंबर ये है, 5वां नंबर ये है, और छठा नंबर ये है। वही बोला बोला ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? आप लोग अब अवतल दर्पण का यूज करते कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसको देखेंगे। देखिए पहला बोला सामान्यतः टॉर्च में, कहाँ पे करते हैं? जो सामान्यतः हमको अवतल दर्पण जो है ना, आपके घर में यदि टॉर्च है तो उस टॉर्च में देखे होंगे जो एक दर्पण लगा रहता है, एक बल्ब रहता है, बल्ब के जो बाहर में रहता है ना एक शीशा लगा रहता है। वो कौन सा दर्पण रहता है? वो अवतल दर्पण रहता है। सर्च लाइट में, वाहन की हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जो डॉक्टर होता है दांत का, वो दांत को जब कुछ अब बीमार हो जाता है कोई, तो उसको दांत को देखने के लिए बड़ा देखना होता है। वो जो अंदर में रहता है तो वो शीशा जब लगाता है, वहां दर्पण अवतल दर्पण जब लगा देता है तो बड़ा बड़ा दांत दिखने लगता है, और उसको उसको इलाज करने में सुविधा होता है। अब बिना अवतल दर्पण का दांत का रोग का दांत का जो डॉक्टर है, बिना अवतल दर्पण का यूज किए बिना वो इलाज करना संभव उसके बस की बात नहीं होगी। अगला तीसरा नंबर बोला, इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग जो है ना दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। जो आप लोग कहीं जाते हैं तो कहीं दे जाते हैं, या आप सैलून करने जाते हैं तो वहां पे आप शीशा देखते हैं। कहीं जाते अपना बाल को निखारने के लिए, चेहरा को प्लेन करने के लिए, चेहरा को साफ करने के लिए आप अवतल दर्पण का यूज करते हैं। चौथा नंबर में बोला, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्टी में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कि कौन सा दर्पण का? तो ये अवतल दर्पण के चारों उपयोग याद रखिएगा। साथ में ये कहाँ काम देगा? आप पूछ देगा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो वहां भी यही अंतर, एक अवतल दर्पण के साइड में ये चारों को लिख दीजिएगा तो वहां भी काम देगा। चलिए आगे बोला, देखिए बोला उत्तल दर्पण, क्या बोला? उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोला, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के जो है, मुख्य अक्ष जो है समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आप सारित होती प्रतीत होती है। तो वो अब प्रतीत होती है, तो इसको आप देख नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए, चलिए आगे दिखाएंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक आकार। मतलब उत्तल दर्पण में देखिए इसका आकार यहाँ पर दिया है 1 2 है, इसका भी यहाँ चित्र बनाया दिया गया है, उसका आरेख खींच दिया गया है, तो आप खींच दे लीजिएगा। देखिए बीम की स्थिति, मतलब बीम का जो स्थिति है, फिर प्रतिबिंब की स्थिति है, बीम का आकार है, प्रतिबिंब का प्रकृति है। ये पहला नंबर में बोला अनंत पर जब बीम की स्थिति रहे तो प्रतिबिंब का जो स्थिति रहेगा ना, फोकस दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का जो आकार है अत्यधिक छोटा रहेगा, प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी एवं सीधा रहेगा। इसको देख लीजिए। देखिए आभासी यहाँ बोला, देखिए प्रतिबिंब का आकार जो अत्यधिक छोटा, देखो वस्तु के अनुसार, वस्तु जितना बड़ा उसके अनुसार छोटा बना, नहीं बना, बना है। और प्रतिबिंब आभासी और सीधा रहेगा, आभासी रहेगा, आभासी भी बना है ना। चलिए अब बोला यहाँ पे दूसरा नंबर में बीम का जो स्थिति है, बीम का जो स्थिति है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में रहेगा। और प्रतिबिंब का जो स्थिति P तथा F के बीच में दर्पण के पीछे रहेगा। प्रतिबिंब का जो आकार है ना छोटा रहेगा, और प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी और सीधा रहेगा। तो इसको याद कीजिएगा, इस चित्र को भी बना लीजिएगा, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे अवतल उपयोग। हम बोले थे कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। ध्यान से देखिए, बोला उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं हम लोग ज्यादातर वाहन में करते हैं। किसमें करते हैं? वाहन। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहन को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने को समर्थ बनाते हैं। मतलब हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में जो ड्राइवर रहता है, पीछे के जो चित्र रहता है उसको देखने के हम लोग यूज करते हैं। अगला दूसरा बोला दुकान में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी जो दर्पण के रूप में हम लोग करते हैं। सिक्योरिटी दर्पण के रूप में हम लोग करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिए, आगे में देखिए दिया है, ये उतना वीवीआई नहीं है, इसको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखिए एक सबसे पहले मैं आप लोग देखिए कि बीम का दूरी जो है यू हमेशा ऋणात्मक होती है। देखिए आप ये दर्पण का सूत्र एक याद रख लीजिएगा। दर्पण का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये आपका वीवीआई है। दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है? ये दर्पण का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? दर्पण का सूत्र होता है। अब बोलेगा लेंस का सूत्र, बोलेगा किसका सूत्र बोलेगा? लेंस का। मैं यहाँ लिख भी देता हूं लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र होता है 1/v रहेगा तो 1/v ही लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ प्लस है तो सिर्फ माइनस दे दीजिए, और 1/u बराबर 1/f। बताइए हम अब बोलेंगे दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र में क्या अंतर है। तो आप याद रखिएगा कि दर्पण का सूत्र में यहाँ प्लस रहता है और लेंस का सूत्र में यहाँ क्या रहता है? माइनस रहता है। और ये भी याद रखिएगा भी बराबर जो है ना, भी बराबर प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं, यू बराबर बीम के दूरी को दर्शाते हैं, और एफ बराबर फोकस दूरी को दिखाते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखिए आगे में बोला आवर्धन। आवर्धन कहते किसको है? आवर्धन कहते किसको, इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। बोला गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न हुआ अपेक्षित विस्तार है जिसके ज्ञान होता है और कोई प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब
आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एस से सूचित करते हैं, बीम की ऊंचाई को एस से सूचित करते हैं। हम बोलेंगे कि आवर्धन का एक शॉर्टकट परिभाषा बताइए। देखिए उसका एक परिभाषा, इसको इतना लंबा परिभाषा नहीं याद रखिएगा तो परिभाषा आपका इसी में छिपा हुआ है। वह बता, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं। तो आवर्धन किससे कहते हैं बोलिएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है? याद नहीं रखिएगा तो आप ये परिभाषा को याद कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को किस क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, भूलिएगा नहीं। अब देखिए उसका आवर्धन कहते हैं। अब देखिए इसको भी इतना ही नहीं है, तो ये आवर्धन के बारे में आप लोग इस सूत्र को भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनाने को पूछ सकता है। चलिए और मैं आप लोग को कुछ कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा। निम्नलिखित माध्यम में आप नोट कर लीजिए, निम्नलिखित माध्यम में प्रकाश की चाल और सारा, जैसे कि हम पढ़ाए थे आप लोग को, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, VVI क्वेश्चन है। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर सेकेंड, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर सेकेंड। ये किसका? निर्वात का। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बाकी जैसे कांच का, तारपीन तेल का, जल का, इस सब का नहीं पढ़ाया हूँ, सबका आप नोट कर लीजिए। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 गुना 8 पर पावर 10 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर सेकेंड कांच का होता है। 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर सेकेंड किसका होता है? कांच का होता है। 3 नंबर में लिखिए। तारपीन तेल, तारपीन तेल का होता है 2.04 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल का लिखिए 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर सेकेंड। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। अब देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस कुछ पूछेगा तो बता दीजिएगा उसको। उत्तल लेंस ये पूछ सकता है एग्जाम में, इसको भी आपको जानना जरूरी है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। बोला उत्तल लेंस में यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा, किनारों में बीच में मोटा है ना, है नहीं? बता इसको क्या, कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इसको कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो ये वाला परिभाषा याद रखिएगा कि किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस में क्या है? बीच के अपेक्षा किनारों मोटा होता है। यहाँ पर पतला है और यहाँ पे मोटा है। इसको और थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये वाला करेक्ट हो गया है ना, कि किनारों में मोटा है, किनारों में मोटा है लेकिन बीच में क्या है? पतला है। उसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। चलिए इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको समझ में कहीं भी दिक्कत होता है तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, 72 50 84 15 10। आप झारखंड के गोड्डा जिला में मैं रहता हूँ, आप गोड्डा से हो तो आप हमसे मिल सकते हो। नंबर नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत होता है समझने में कहीं पे तो आप हमसे मिल सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हो, कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हो। तो इसी के साथ में इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखे होंगे, समझ में आ गया होगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए।